नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। वाराणसी में छावनी स्थित बंगला नंबर 11 को खाली कराए जाने के मामले को लेकर आज बंगला नंबर 2 में आयोजित आवंटियों के द्वारा प्रेस वार्ता में रक्षा संपदा अधिकारी विनीत कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अरुण कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि विधिक वरिसानों के मृत्यु के बाद उनके वारिसानों के नामांतरण प्रक्रिया के लिए कई लाख रुपए की घूस मांगी गई। इसके अलावा पीपीई एक्ट के तहत की गई कार्रवाई से पूर्व जारी की गई नोटिस भी उनके अधिकृत पते पर भेजने के बजाय विरोधियों के पते पर भेजकर साजिश के तहत बंगले को सेना के कब्जे में देने का गैर कानूनी कृत्य किया गया। आरोप है कि परिषद प्रशासन ने भी इसमें सहयोग किया। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। 11 जिसके निमित्त आप लोगों को तकलीफ दी गई है, बंगला नंबर 59 जिसमें टूरिस्ट डाक बेंगलोर चलता है और बंगला नंबर 15 एंड 15B जिसमें होटल डी पेरिस है। ये सारी संपत्तियां हम लोग के खानदान के पास 1951 से लेके 1971 के बीच की रजिस्ट्रियां हुई हैं। जिस समय ये सारी रजिस्ट्रियां हुई थी उस समय हम सभी लोगों को यही पता था कि ये सारी ज़मीनें फ्री होल्ड हैं, प्रोप्राइटरशिप है। हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि ये सारी की सारी ज़मीनें फ्री होल्ड हैं, प्रोप्राइटरशिप है। किसी ज़माने में म्यूटेशन के रिकॉर्ड्स के अनुसार जो है कहीं पे सरकारी स्तर पे कोई बंगलिंग हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, जिसमें कि ये सारी की सारी संपत्तियों का रिकॉर्ड जो है प्रोप्राइटरशिप की बजाय ओल्ड ग्रांट गवर्नमेंट को दिखा दिया गया है। लेकिन बनारस का कैंटोनमेंट जिसके यही के बनारस के कैंटोनमेंट के दफ्तर की अलमारी में सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। आरटीआई में हम लोग मांगते हैं, वैसे मांगते हैं, कोई रिकॉर्ड वो उपलब्ध नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग के पास वहीं के फोटो स्टेट के या वहीं के आरटीआई में प्राप्त किए रिकॉर्ड हैं कि जो ये एस्टेब्लिश करते हैं कि ये सारी की ज़मीनें जो है प्रोप्राइटरशिप है, फ्री होल्ड है। अगेन ये कंटेस्ट का विषय है। बंगला नंबर 2 को उन लोगों ने ओल्ड ग्रांट मांगते हुए, ओल्ड ग्रांट का मतलब ये होता है कि जब आज देखिए देश को स्वतंत्र हुए 1947 से 1950 में 70-73 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे देश में सारा कानून जो जिन ब्रिटिशर्स ने हम लोग को गुलाम बनाया था उन्हीं के सारे कानून 1833 और 1836 के लागू है। कम से कम प्रधानमंत्री को आप लोग प्रेस के मार्फत ये आवाज़ तो उठाए कि जब स्वतंत्र देश हो चुका है तो उस पर हिंदुस्तान का कानून लगना चाहिए, ब्रिटिशर्स के कानून लगाने का क्या मतलब है। आज की तारीख में कैंटोनमेंट के लॉज जितने भी हैं वो 1833 और 1836 के हैं। 1947 के बाद का कौन सा कानून कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टीज में लागू होता है। आप बनारस का ही क्षेत्र देख लीजिए, ये सारे के सारे 700-800 एकड़ जमीन है। बगल में ही सदर है जहाँ पर लोगों को एक छोटा सा फ्लैट पे रहने की दिक्कत होती है, और यहाँ पे मिलिट्री के पास और हम बंगले वालों के पास 10-10 एकड़ ज़मीनें हैं। हमने तो थोड़ा बहुत मेंटेन भी किया है, बाकी जगहों में आप जाके देखिए वहाँ पे तो कूड़ा घर बने हुए हैं। क्या सरकार को कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि इन ज़मीनों का सदुपयोग हो सके? सरकार कुछ उसका उपयोग करे या हम लोगों को करने दे, या कोई कानून ऐसा बनाए कि ये ओल्ड ग्रांट, यदि ओल्ड ग्रांट है तो उसको लीज में कन्वर्ट कर दे, उसको फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर दे, इसकी प्लॉटिंग कर ले। सरकार उसमें जो लेवी शुल्क लेना चाहिए हम लोग देने को तैयार हैं। इसी तरह का मामला पूरा 160 एकड़ का कैंटोनमेंट का है। वो सारी की सारी ज़मीनें फ्री होल्ड थी। बनारस में जब भी कैंटोनमेंट आया था हमारे पास पूरे 200 साल की हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स हैं कि वो सारी की ज़मीनें जो है यहाँ पे काशी नरेश से सिकरौल वार्ड गाँव की जो है सर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किराए पे ली हुई थी। उसके बाद किसी लेवल में वो आर्मी को किराए पे दे दी गई और आर्मी ने वो 160 एकड़ जमीन देश स्वतंत्र होने के बाद उनको किराए पे दे दी, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो चाहे नगर निगम हो। उन सारी जमीनों को नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने बेच के प्लॉटिंग करके पूरे लोग 80-80 साल से, चाहे वो नील कॉटेज हो, सुभाष नगर हो, परेड कोठी हो, मलदहिया हो, हिंसा करेंगे, नगर निगम पे भरोसा करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, या रक्षा संपदा पे भरोसा करेंगे कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब तक ये स्थिति रही है कि देश में हमेशा कांग्रेस की सरकारें रही, या कभी प्रदेश में भी एक ही भाजपा सरकार है, सेंटर में भी एक ही भाजपा सरकार है, और बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। इससे बड़ा हम लोग का सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है। इस समय सारी की सारी समस्याएं यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं। सारे 5 स्टार होटल्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर फ्री होल्ड जमीनों की अगर एक विसा की कीमत मानी जाए तो 1 करोड़ रुपया होती है।
उसी जमीन, उस हिसाब से देखिए तो होटल डी पेरिस 10 एकड़ जमीन है, 300 बिस्सा जमीन है, उसकी वैल्यू 300 करोड़ रुपए होती है। अगर हम उस किसी जमीन में कॉमर्शियल का लाइसेंस से होटल बनाना चाहते हैं, आप ताज होटल भी देख लीजिए, तो अगर वो 25 एकड़ है तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो तो 2.5 एकड़ में ही है ना, बाकी तो सारी की सारी लैंडस्केपिंग है। उसी तरीके से होटल डी पेरिस में हम लोग का कॉमर्शियल होटल 1951 हक्सर फैमिली से खरीदा हुआ था और आज तक उसकी प्रोप्राइटरशिप, अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि ओल्ड ग्रांट है, तो होल्डर ऑफ ऑक्यूपेंट्स राइट्स हमारे ही पूर्वज हैं। इनकी दादी जी हैं, इनके पिताजी हैं, इनके चाचा जी हैं, हमारे दादी जी चाची जी हैं। आप देखिए होटल डी पेरिस के बाहर एक गेट लगा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी के मालिक जो है वेस्टर्न होटल थे, जो कि चंद्रावती बीबी और शशि कुमार गुप्ता और राजेंद्र कुमार के एग्रीमेंट के तहत है। यदि क्या अगर एग्रीमेंट होने से क्या कोई मालिकाना हक मिल जाता है? क्या एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है? क्या अगर ओल्ड ग्रांट की प्रॉपर्टी है तो कैंटोनमेंट एक्ट के तहत इसी रक्षा संपदा विभाग की कोई एनओसी है? क्या हमारी सहमति है? क्या हमारे खानदान के सारे लोगों ने एग्रीमेंट पे दस्तखत किए हैं? क्या हम लोगों ने एग्रीमेंट पे कब्जा दिया है? क्या आज तक एक वेस्टर्न होटल जो कि एक जैपनीज टूरिस्ट का गाइड होता था दर्शन सिंह भल्ला, और प्रेजेंट में उसका लड़का अनिक कुमार भल्ला, जब हमारे चाचा जी बीमार थे, राकेश भाई साहब के पिताजी, जब 1985 में उनको कैंसर हुआ था, उसके बाद ये लोग सारा खानदान के बड़े लोग उनको ले लेके कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी जो है साउथ में जा रहे हैं, बाहर थे, अंत में उनकी बंबई में डेथ हो गई। आप अगर कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ की खरीदना चाहते हैं और उसका मेन मालिक अगर बंबई में कैंसर से मर रहा है, तो आप उसकी एब्सेंस में बिना उसके सिग्नेचर के कोई एग्रीमेंट करेंगे? बिना उनके सिग्नेचर के एक एग्रीमेंट जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 87 में बनाया गया, जिसपे उनके दस्तखत नहीं है। परिवार के 7 लोगों में से 4 लोगों का दस्तखत था, उनका देहांत हो गया, उसको रजिस्ट्रार ऑफिस को मिला के, कुछ यहाँ के कैंटोनमेंट के अफसरों को मिला के, कुछ नेताओं को मिला के उसको जो है रजिस्टर करा। हम 5 लोग बंगला नंबर 11 के ओरिजिनल HOR प्रभा गुप्ता एवं शांता रानी के लीगल वारिस हैं। शांता रानी जी का देहांत 2014 में हो चुका था, जिसकी विधिवत लिखित सूचना डिफेंस स्टेट ऑफिस इलाहाबाद और कैंटोनमेंट ऑफिस वाराणसी को दी गई है। हमारे पास उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। 28 नवंबर 2019 को हमारी चाची जी प्रभा गुप्ता जी का देहांत हुआ। 30 अप्रैल 2020 को हमारे बड़े भाई दीपक अग्रवाल जी का देहांत हुआ। उसकी लिखित सूचना सारे रक्षा संपदा के अधिकारियों को लिखित रूप से दी गई है। कोरोना की वजह से कोर्ट्स जो है खुल नहीं रही थी, उसकी वजह से हम लोगों ने प्रोबेट एप्लीकेशन विल्स की जो है पिछले 3 महीने कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जैसे ही इन लोग को पता चला कि सारे कानूनी वारिसों ने अपना सारा सेटलमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ काम करने का मन बनाया है, एक गंभीर साजिश के तहत रक्षा संपदा अधिकारी विनीत कुमार, जो कि बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, और पिछले 3 सालों में उन्होंने 160 एकड़ जमीन कैंटोनमेंट और बनारस कैंटोनमेंट से कम 20 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध वसूली की हुई है। उनकी तरफ से हम लोगों को ये संदेशा आया, उनके मेन आदमी SDO ओम प्रकाश, उनका जो है ताहिर करके उनका ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और उनके 1-2 और लोग भी हैं जिनका हम नाम लेना इस समय उचित नहीं समझेंगे। यदि आप 25 लाख रुपया दे देंगे तो आपका म्यूटेशन कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका बंगला डिस्प्यूट में दे दिया जाएगा। हम सारे लोग, परिवार के लोग शोक में डूबे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, न सरकारी कोई कार्यवाही हो रही है। तो इस स्थिति में इलाहाबाद जाके उनसे मीटिंग करना वो संभव नहीं था, लेकिन हमने कैंटोनमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी श्री अभिमन्यु सिंह जी से मिलके उनको सारा पक्ष रखा। इसी बीच 4 दिसंबर को हम लोग को यहीं पर पोस्टमैन ने आके 2 ऑर्डर PP एक्ट में रिसीव कराए कि साहब ये जो है बंगला नंबर 11 में पिछले 2 महीने से कार्यवाही चल रही है, 6 लोग बीना चतुर्वेदी, लल्लू रावत अतिरिक्त करके, और उसकी कॉपी प्रभा गुप्ता और शांता रानी को भेजी गई है ऑर्डर की कॉपी की। 1 दिसंबर का ऑर्डर है PP एक्ट सेक्शन 5 में कि ये 6 के 6 अवैध कब्जादारी लोगों को बंगला नंबर 11 से निकाल दिया जाए, और अगर ये ऑर्डर मिलने के 15 दिन के भीतर यदि बंगला खाली नहीं करते हैं तो इसको बलपूर्वक जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता से उनसे बलपूर्वक खाली कर दिया जाए।
1969 से बंगला हम लोगों का है, हमारे और भी आदमी रहते हैं। अगर क्या आप लोग समझते हैं कि 7.5 एकड़ के बंगला में एक नौकरानी और 4 नौकरी रहते होंगे? उसमें तो हमारा पोजीशन है, हमारे और भी अन्य आदमी रहते हैं, लेकिन चूंकि कोई कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दी जा रही थी, इसलिए हम लोग कोई भी कार्य करने में उसमें असमर्थ थे। ऑर्डर की कॉपी हमने लीगल हेयर प्रभा गुप्ता और शांता रानी के लीगल हेयर के रूप में अरुण कुमार गुप्ता ने रिसीव की, उसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। ऑर्डर में ये लिखा कि आपको नोटिस दी गई, हमको कोई नोटिस नहीं मिली, क्योंकि नोटिस जो भी थी प्रभा गुप्ता और शांता रानी की थी, और हमारे जो लिखित पते हैं, लीगल पते हैं बंगला नंबर 2 शहर की प्रॉपर्टीज पे, और उस पे नोटिस सर्व न करा के जानबूझ के बंगला नंबर 11 पे सर्व कराई गई। और जो भी अवैध कब्जेदारों ने, जो कि हमारे विरोधी हैं, जिनको हम निकालने का प्रयास कर रहे थे, उन्हीं को रिसीव कराई गई और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आगे की क्या कार्रवाई आपकी है? मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरी मेरी बात। ऑर्डर हो भी नहीं सकता है, हमको कोई नोटिस दी भी नहीं गई है, मृतकाओं के खिलाफ कोई नोटिस हो भी नहीं सकती है, और इनको भी पता है कि दोनों HOR मर चुके हैं, तो कायदे से इनको लीगल हेयर्स को नोटिस देनी चाहिए थी। और अगर नोटिस नहीं उनको पता चला, इग्नोरेंस है, तो मौके पे हम लोग कहते हमको लीगल हेयर को नोटिस देके फिर से प्रोसेस शुरू करनी थी। शाम को पहले तो ये दिखाया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि नहीं साहब, आपका पूरा बंगला खाली करा के ये बाकी कमरे भी आपको दिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग शांति से बैठे थे। मौके पे हमारे पास 5-5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग्स है कल की घटना की, जो ये साबित करती है कि हमारे ताले अन्य कमरों पे बंद है, हमारा कब्जा है। हमारा कब्जा अगर नहीं होता वहां पर, तो सारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र रिश्तेदार वहां पे कैसे पहले से बैठे हुए थे? क्या किसी ने हमको हटाया वहां से? सिर्फ शाम को और आदित्य चतुर्वेदी अवैध कब्जेदार का ने अपील फाइल कर रखी थी उस जी को, जो कि एक बड़ी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई महिला है। उनको आने के बाद उन्होंने ये कहा कि 6 अवैध कब्जेदारों के खिलाफ ऑर्डर था, हम लोगों ने उसका कंप्लायंस करके उन 6 को निकाल दिया। अब हम जा रहे हैं, अपने मन से 18 दिसंबर की तिथि नियत कर दी, और इस बार इन्होंने HOR को कॉपी नहीं भेजी। अगर आपको पता है कि प्रभा गुप्ता और शांता रानी जिंदा हैं, तो आप शांता रानी और प्रभा गुप्ता के खिलाफ भी जो है कोई ऑर्डर कर देते कि उनको भी निकाल के बंगला सील कर दिया जाए हमारा। और यदि आपको पता है कि वो मृतक है, तो उनके लीगल हेयर के खिलाफ कोई ऑर्डर करते, निकालने का है। मकान मालिकों को या उनके प्रतिनिधियों को निकालने का कुछ नहीं है। उसको पहली कॉपी उन्होंने अपने बॉस प्रधान निदेशक लखनऊ को भेजी है। अब इसमें देखिए, इस पन्ने में इतनी जगह बाकी है, अगर 2, 3, 4 और लोगों को कॉपी भेजनी होती तो आप यहाँ पे करते और काउंटर साइन करते। फ्रॉड देखिए कहां पर है, यहाँ पे क्रमशः पृष्ठ 2 का फॉन्ट देखिए और इसका फॉन्ट देखिए, दोनों अलग है। इन्होंने फ्रॉड करते हुए ऑर्डर सिर्फ 6 लोगों का है, पीछे इसको अलग से टाइप कर दिया बिना सिग्नेचर के, और इसमें लिख दिया कि स्टेशन कमांडर 1939 GTC को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि नियत तिथि और समय पर संबंधित स्तर पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का कष्ट करे, जिससे कि कब्जा निर्मूलन के उपरांत संबंधित रक्षा भूमि का आपके देखरेख हेतु हस्तांतरण किया जा सके। 4 का बनता है, यदि आपके ऑर्डर से किसी का भी बंगला खाली करा के किसी को भी पोजीशन दिया जा सकता हो, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों इन्वॉल्व किया? आप खुद ही आर्मी को लेके आ जाते, पूरा कैंटोनमेंट खाली करा के उसमें सील कर लेते। तब ACM 4 को ये बातें समझ में आई। ACM ने 4 कहा कि आप हमें लिख के दीजिए। उन्होंने कहा हम लिख के नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने ACM 4 को कहा मैडम, आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कैपेसिटी से इस बंगले का पोजीशन आप ले लीजिए, हमें आप पे भरोसा है। ये निहायत भ्रष्ट अधिकारी है, 1.5 लाख रुपया महीना उसको होटल डिपेरी से मिलता है। दैट इज द फिटेस्ट केस ऑफ PPA। उसको तो ये 4 साल से लगा नहीं रहा है, उनसे तो वहीं पे जाके अय्याशी करता है, डाक बंगलों में करता है, सब कुछ करता है। आज तक उसने न कोई यहाँ का किसी बंगले का म्यूटेशन किया, न कोई अपना काम किया। इनके 3 साल के कार्यकाल की जांच करा लीजिए। आज तक इन्होंने अपनी कोई भी लेजिटिमेट ड्यूटी पूरी की हो, सिर्फ भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये अपने सारे गलत कार्य करते रहते हैं। हम लोगों ने इनके खिलाफ कितनी भी कंप्लेंट्स की, इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। मेरा देखिए, हम तो पीड़ित पक्ष है, हम तो अपनी वेदना व्यक्त करेंगे। खड़े थे 6:30 बजे तक, हम लोग वहां पे बंगले में थे। 6 बजे के बाद कोई एविक्शन की कार्रवाई नहीं हो सकती है। सुबह 8:30 बजे भी हम लोग वहां पर मौजूद थे।
उसके बाद 10 बजे के बाद 10 बजे तक लीगली हम लोग वहां पर थे। 10:15 बजे आर्मी के 2 गार्ड आ गए, उन्होंने हमारे आदमियों को भगा दिया। हमने 8:30 बजे ACM 4 DM और उनको खुद को DO को नोटिस दे के कहा है कि यदि आप बिना अधिकार के, बिना किसी आदेश के कोई हमारे बंगले को कब्जा करने का प्रयास करते हैं, हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो किस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके किस ऑर्डर के खिलाफ जाए? ये डेक्वाइटी और ट्रेसपासिंग का केस है, हम आपके खिलाफ FIR करेंगे। अगर आप लोग यहां से निकल के आप लोग बंगला नंबर 11 में जाएं, उन आर्मी वालों से पूछे, रक्षा संपदा अधिकारी को पूछे, आपने किस अधिकार से आप लोग यहां पर मौजूद हैं। यदि वो कोई ऑर्डर दिखा देते हैं, उनकी बात मान लीजिए। अगर ऑर्डर नहीं दिखाते हैं तो हमको बताइए, हम FIR दर्ज करेंगे। गुप्ता जी, आगे क्या रणनीति है? क्या हमारे हिसाब से और ACM 4 जिसका जुडिक्शन बनता है उसके हिसाब से, इस पूरे बंगले पे और पुलिस के हिसाब से, पूरे समाज के हिसाब से, सारे इलेक्टेड मेंबर्स के हिसाब से 99% कब्जा हमारा 1969 से है। 1% जो कब्जा था अवैध कब्जेदारों का, वो प्रशासन ने खाली करा के हमको दे दिया। आज की तारीख में 100% बंगले का पोजीशन हमारे पास है। रक्षा संपदा अधिकारी अपने पर्सनल निजी इंटरेस्ट के तहत उसको जो है पहले जो है 39 GTC को देंगे, उसके बाद से कैंटोनमेंट बोर्ड को दे देंगे, उसके बाद से किसी ट्रस्ट या NGO को दे के अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, जैसे वो डाकबंदी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।